हेलो गाइज, मैं सुभाष चंद्र कुशवाहा ज्ञान लर्न चैनल में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वंशाक्रम एवं वातावरण, जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। 2 नंबर का जरूर पूछा जाता है कि वंशाक्रम और वातावरण में क्या संबंध है। ठीक है, तो इसको हम लोग आज जानेंगे। देखिए, पहले जानते हैं कि आनुवंशिकता या क्या है। ठीक है, तो जानेंगे आनुवंशिकता या वंशानुगत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण की प्रक्रिया को वंशानुगत या आनुवंशिकी कहा जाता है। मतलब जैसे किसी माता पिता का जो गुण होता है उसके बेटे में चला जाए। जैसे पिता हचक हचक के बोलते हैं, उनका पुत्र भी हचक हचक के बोले तो ये उसको वंशानुगत कहते हैं। या कोई व्यक्ति बहुत चालाक है, बहुत तेज है बुद्धि लब्धि में, और उसका बेटा भी उसी तरह से बुद्धि लब्धि में बहुत आगे हो, तो उसको हम कहेंगे वंशानुगत। ठीक है, तो इस तरह से इसको वंशागत लक्षण कहेंगे। जो लक्षण अपने माता पिता से पुत्र में जाता है उसे हम वंशागत कहेंगे, जान लीजिए। रूट डेविकट के अनुसार वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। मतलब जो माता पिता से गुण मिलता है पुत्र को, वही वंशानुगत है। देखिए, हम इसको आगे पढ़ेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। वंशानुगत मानव शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। मानव शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर बना है। मानव शरीर का निर्माण दो उत्पादन कोशिकाओं के परस्पर संयोग से होता है। देखिए, कोशिकाएं कौन कौन हैं। जैसे कहते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका ओयम होती है, अंडा होता है। ठीक है, तो सबसे छोटी कोशिका जैसे माता में अंड होता है और पिता में शुक्राणु होता है। तो इस तरह हम लोग समझें इसको कि पुरुष में 23 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं 23 के रूप में, एक्स और वाई। और पिता स्त्री में यक्स होते हैं 23। ठीक है, तो प्रत्येक गुण सूत्र में 40 से 100 जीन होते हैं। एक गुण सूत्र में जान लीजिए, प्रत्येक गुण सूत्र में 40 से 100 जीन होते हैं। अब इसको हम लोग समझेंगे आगे कैसे लड़की और लड़के का जन्म होता है। इसका जिम्मेदार कौन है कि लड़की हुआ कि लड़का हुआ। ठीक है, तो इस जीन्स की संबंधित प्रक्रियाओं का परिणाम वंशानुगत कहलाता है। ठीक है, जो भी इस प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं उनको वंशागत कहते हैं। जैसे देखिए, लड़की कब होगी। लड़की माता का XX और पिता का XY होता है। तो माता का X और पिता का अगर X मिलेगा तो लड़की होगी। इस तरह समझ लें कि माता का X गुण और पिता का X गुण मिलेगा तो लड़की होगा। और लड़का अगर माता का X, ठीक है, और पिता का Y मिलेगा तो लड़का होगा। तो जान लीजिए कि इस तरह से पुत्र होने का जिम्मेदार पुरुष है, ना कि महिला है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी देखिए, वंशानुगत के नियम में हम जानेंगे। देखिए, बीज कोष की निरंतरता का नियम। बीज कोष की निरंतरता का नियम का मतलब है कि इसके अनुसार बीज कोष मतलब अंडकोश एवं शुक्रकोश का कार्य केवल उत्पाद कोशिकाओं का निर्माण करना होता है। जो जीव कोशिका बालकों को अपने माता पिता से मिलती है उसे आगामी पीढ़ी को हस्तांतरित कर देते हैं। इस प्रकार बीजा कोशिका पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। मतलब जैसे एक बीज है, बोएंगे तो उसका पौधा अगले होगा, फिर उसका बीज होगा तो अगले पौधे में हम अगला पौधा उगाएंगे। उसी तरह से मनुष्य में भी एक माता पिता का जो बीजारोपण होता है, फिर अगले उसके पुत्र में मिलता है, फिर उसका बीजारोपण अगले, तो मतलब निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है। अगले जानेंगे समानता का नियम। समानता का नियम का मतलब सम्मान को जन्म देना। जैसे आदमी है तो इंसान को ही जन्म देगा। ठीक है, उससे दूसरे तरह के जानवर नहीं प्राप्त होंगे। जैसे माता पिता होंगे, संतानें भी उन्हीं के अनुरूप होंगी, पैदा होंगी। ठीक है, बुद्धिमान माता पिता के बालक
बुद्धिमान, साधारण माता पिता के बालक साधारण होंगे। इस तरह से हम समानता का नियम प्रदर्शित करते हैं। विभिन्नता का नियम सोरेंस के अनुसार हम कह सकते हैं कि बालक अपने माता पिता जैसे न होकर कुछ गुणों में भिन्नता भी दिखते हैं। जैसे किसी का बालक है, उसके माता पिता पढ़ने में कमज़ोर हैं या गरीब हैं, नहीं पढ़ पाए हैं, और उसका बालक उसी गरीबता में किसी तरह से पढ़ लिख कर बहुत तेज बन गया, तो इसको हम कहेंगे विभिन्नता का नियम। ठीक है। अगला है प्रत्यागमन का नियम। कभी कभी बालकों में माता पिता के विपरीत गुणों को भी देखने को मिलता है। ठीक है। विपरीत का मतलब जो बालक में गुण नहीं है वह दूसरे में, जैसे माता पिता भी बताए कि माता पिता कम बुद्धि लब्धि के हैं और उनका बालक अगर यदि अधिक बुद्धि लब्धि का हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे प्रत्यागमन का नियम। ठीक है। जैसे आगे भी इसमें देख सकते हैं, माता या पिता में किसी एक के जीन्स से अत्यधिक दुर्बलता का पाया जाना। मतलब पिता में या माता में कोई ऐसा जीन है कि जो बहुत क्षीण है और उनके पूर्वज में पीछे रहे। मतलब जैसे कोई उनके माता पिता कम हकला रहे थे, उनके वंशज जो पीछे थे, बाबा थे, दादा थे, उनके आगे, तो वो हकलाते थे। उनका पुत्र भी जो अब हुआ है वह हकला रहा है, तो इसे हम कहेंगे प्रत्यागमन का नियम। अब आगे देखेंगे है अगला नियम डार्विन का अध्ययन। डार्विन के अध्ययन में हम लोग जानते हैं पहले से ही कि जो डार्विन लयमार्ग के कुछ भिन्न नियम दिए, जहाँ लयमार्ग का कहना था कि जीवन रक्षा के लिए प्राणी को विशिष्ट गुण अर्जित करता है। ठीक है। मतलब अपनी रक्षा के लिए विशिष्ट गुण अर्जित करता है कि किसी को देखकर हमको उसको क्या प्रतिक्रिया करना चाहिए, उसका संक्रमण होता है। वही डार्विन का मत था कि प्राणी या व्यक्ति को जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। मतलब कोई व्यक्ति जीवित रहने के लिए संघर्ष करेगा, अपने भोजन के लिए, अपने खाना के लिए, अपने पढ़ने के लिए, रहने के लिए संघर्ष करके कुछ न कुछ अर्जित करेगा, उसको हम कहेंगे डार्विनवाद। यह डार्विन की प्रतिक्रिया थी। और लयमार्क का कथन था कि कोई भी व्यक्ति जीवित रहने के लिए उस गुण अर्जित करता है। तो बात दोनों एक ही का है, लेकिन थोड़ा सी भिन्नता थी, अलग अलग। जैसे विकास के क्रम में जिराफ का उदाहरण प्रस्तुत किया, जो फिर यह सर्वमान्य नहीं हुआ कि जिराफ जैसे पेड़ नीचे के पौधे खत्म होते गए, पेड़ की टहनियाँ ऊपर बढ़ती गई, तो उनको पाने के लिए जिराफ गर्दन को बढ़ाता गया, तो यह बाद में चल के गलत हुआ यह प्रयोग। अगला नियम है मेंडल का नियम। मेंडल का नियम सभी लोग जानते हैं कि चेकोस्लोवाकिया वाकिया के प्रसिद्ध पादरी जॉन ग्रेगर मेंडल ने मटर पर प्रयोग किया था। ठीक है। मटर प्रयोग किया था। ये रहने वाले थे डार्विन, जो क्या बोलते हैं इनको, प्रतिपादक प्रसिद्ध पादरी थे। देखिए यहाँ नाम लिखा गया है, इसको पढ़ लीजिए। चेकोस्लोवाकिया, जो इस देश के रहने वाले हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल जो पादरी थे, इनके पिता भी उसी काम करते थे, तो संरक्षण में रहते थे एक जगह, तो इनके पिता मटर या और पौधे उगाते थे, तो उसी में इन्होंने प्रयोग करना शुरू किया लाल और पीले मटर को। मतलब किए क्या कि उनको एक पतली सी दोनों को छील करके दोनों को जोड़ देते थे, दोनों टहनियों को। और फिर जब जुड़ जाते थे तो बाद में उनको ऊपर की एक टहनी काट देते थे, नीचे की दूसरी वाले काट देते थे। इस तरह से तरह तरह के पौधे उत्पन्न हुए, कोई लाल कोई पीला। तो इस तरह से उत्पन्न हुए। तो ये प्रयोग करके मटर प्रयोग किए थे जो मेंडल थे। तो ये बताया कि एक गुण दूसरे गुण में जाता है। तो ये वंशाक्रम का उदाहरण प्रस्तुत किए। अगला अधिगमकर्ता बालक पर वंशानुक्रम का प्रभाव। ठीक है। तो हम लोग जाने कि पहला है मूल प्रवृत्तियों का प्रभाव। मतलब मूल प्रवृत्तियों, जो हम लोग 14 मूल प्रवृत्तियाँ पढ़े हैं मैकडूगल का, उन्हीं के अनुसार देखिए ये मूल प्रवृत्तियाँ जैसे हंसना, रोना, यौन और तरह तरह के हैं, झगड़ना, लड़ना, रोष, ये सब प्रवृत्तियाँ
जैसे कोई झगड़ालू प्रवृत्ति के पिता हैं तो उनका बालक भी देख कर के झगड़ालू ही होगा। अगर उसकी माता झगड़ालू तो उसकी लड़की भी झगड़ालू ही होगी। अगर इस तरह से हम उदाहरण दें तो ये मूल प्रवृत्तियाँ जो एक व्यक्ति को देखकर दूसरे में उत्पन्न हो जाएं, ठीक है, तो ये मूल प्रवृत्तियाँ। और अगला है शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव। शारीरिक लक्षण जैसे किसी व्यक्ति का वह छोटा है तो छोटा होगा और बड़ा है तो बड़ा होगा, इस तरह के हो सकते हैं। आगे देखेंगे, अगला है प्रजातांत्रिक गुणवत्ता पर प्रभाव। प्रजातांत्रिक का मतलब हुआ कि प्रजा जैसे अगल बगल के लोग क्या किस तरह के व्यवहार करते हैं तो उनके बालक पर भी उस तरह का, जैसे पास पड़ोस लोग किस तरह प्रवृत्ति के हैं, पढ़ने में तेज हैं, अच्छे गुणों का विकास करते हैं, तो उनके बालक पर भी उस तरह का प्रभाव आसपास उसका पड़ता है। तो इस तरह व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव मतलब अगला है तो किसी बालक के पिता क्या काम करते हैं, जैसे किसी बालक के टीचर हैं या किसी बालक के लोहार हैं या दुकान करते हैं तो उनका बालक भी उसी तरह झुकाव करेगा। अगला है सामाजिक स्थिति प्रभाव। बालक पर जैसे अगल बगल का वातावरण होगा उस तरह का उस बालक पर प्रभाव पड़ेगा, जिसे हम सामाजिक स्थिति कहते हैं। चारों तरफ जैसे आस-पास पड़ोस के लोग किस तरह का व्यवहार करते हैं, झगड़ालू हैं या अच्छे तरह से व्यवहार करते हैं, इस तरह से इस पर प्रभाव। चरित्र पर प्रभाव देखिए, यह प्रभाव अगल बगल के जैसे किसी परिवार में ज़्यादा चरित्रहीनता है या अगल बगल है तो इस तरह पे बालक पर भी इसी तरह प्रभाव पड़ेगा। अगर सब लोग अच्छे चरित्र वाले हैं तो उनका बालक भी चरित्रवान होगा। अगला महानता पर प्रभाव। महानता का प्रभाव का मतलब हुआ कि महान व्यक्तियों के बारे में अगर हम जानते हैं, पढ़ते हैं तो उन पर भी बालक पर भी इस तरह का प्रभाव पड़ेगा और वो भी महान बनेंगे। अगला वृद्धि पर प्रभाव। उनके वृद्धि पर खान पान और अगल बगल के का प्रभाव पड़ेगा। जैसे शोरगुल में ज़्यादा रहने वाले लोग का मानसिक क्षति होती है, इस तरह से उनके शारीरिक पर भी वृद्धि पर भी प्रभाव पड़ेगा। या ज़्यादा दूषित स्थानों पर रहते हैं तो उस पर भी प्रभाव, ज़्यादा खान पान में भी अगर नहीं सही है तो प्रभाव पड़ेगा। अगला शारीरिक विकास पर प्रभाव। लंबाई चौड़ाई के हिसाब से जैसे माता पिता कितने लंबे चौड़े हैं उसके हिसाब से इनका भी विकास होगा। बौद्धिक योग्यताओं पर प्रभाव। बौद्धिक योग्यताओं का मतलब जान लीजिए। बौद्धिक योग्यताओं का मतलब उनके मानसिक विकास से मतलब है कितना वो विकसित उनके परिवार वाले हैं, माता पिता हैं, उस तरह पर बालक का भी विकास होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम लोग फिर अगले वीडियो में जाने की कोशिश करेंगे। ये वंशाक्रम इसमें 2-3 नंबर का ज़रूर आता है। ठीक है, धन्यवाद।